नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करेंगे। देखिए, बिहार का बजट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, बिहार का बजट कंप्लीट करवा चुका हूँ और आपका केंद्र सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है ये भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा और भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे को मैं क्या करवाऊंगा, आपसे सवाल करवा दूंगा, उसके सारे एमसीक्यू करवा दूंगा। इन सभी के भी एमसीक्यू करवाऊंगा और उसके एमसीक्यू भी अलग से मैं बहुत सारे करवा दूंगा। इससे क्या होगा, आपका बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे और भारत सरकार का बजट, बिहार का बजट, ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें से मैक्सिमम सवाल जो होते हैं इन्हीं 4 जगह से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो लंबा होगा तो आपको बोर ना होने दूं, समझाने का तरीका थोड़ा सा अच्छा रखूंगा और जहां भी संभव हो सके पढ़ने वाले लिखने वाले लोगों में इसको शेयर कर दीजिए, जहां भी संभव हो सके शेयर कर दिया कीजिए थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। 27 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार बजट के विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जब बजट सत्र होता है 1 फरवरी के आसपास, तो जिस दिन बजट सत्र शुरू होता है उसके ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे किसके सहयोग से तैयार किया जाता है? तो जो इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, आर्थिक सलाहकार होते हैं, उन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय की तरफ से। ओके, और के राज्य में भी कौन होंगे? तो इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, नहीं तो राज्य सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है वही तैयार करता है। ओके, और ये देखिए कौन सा है ये? तो ये 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है, 17th आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 14 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। ओके, अलग अलग अध्याय होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे दरअसल में होता क्या, मैं बता देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे में 3 वर्षों का लेखा जोखा लगभग में होता है। पिछले वर्ष हमने क्या क्या लक्ष्य रखा था और क्या क्या हासिल किया है, इस वर्ष हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं, बजट में इसका पैसा का व्यवस्था रहता है और इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा रहता है हम क्या क्या करेंगे, और अगले वर्ष का हमारा लक्ष्य क्या है ये भी हम डिसाइड करते हैं कितनी बार इकोनॉमिक सर्वे में, या आने वाले समय हमारी रणनीति क्या होगी। ये सब कुछ काला चिट्ठा जो होता है गवर्नमेंट का, काला चिट्ठा बोलना सही नहीं होगा, कच्चा चिट्ठा जो होता है, जो हिसाब बारी का, पैसा कौड़ी का, कितना खर्च किया, कितना करना है, कितना आने वाले समय में करेंगे, ये सारा हिसाब किताब कहाँ पर होता है? तो आपका इकोनॉमिक सर्वे में होता है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का मतलब होता है कि राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को आपने भांप लिया इस किताब को पढ़कर। तो वही चीज़ है इसमें। देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन क्या है। वित्तीय वर्ष 21-22 से बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत से बढ़ा है? तो 10.98% से बढ़ा है। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, 9, 8, 10। ओके, या उल्टे क्रम में अगर याद रखेंगे तो 8, 9 और 10 ऐसे याद रखेंगे। 10.98% की दर से बढ़ा है। देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची है। टॉप पर कौन? आंध्र प्रदेश। दूसरे पर कौन? राजस्थान अपना। तीसरे पर कौन? तो अपना बिहार। ओके, अगला है वर्ष 21-22 में वर्तमान मूल्य पर और 21-22 में स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि हुई है उसके बारे में। बिहार का जीएसडीपी 675.45 हज़ार करोड़ और स्थिर मूल्य पर कितना है? 428.06 हज़ार करोड़। एनएसडीपी दिया हुआ, एक बार इस आंकड़े को पढ़िए, और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना दिया हुआ है यहीं से आपका सवाल पूछा जाएगा। वर्तमान मूल्य पर जो है वो है 54,383 रुपया। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, 54,383 रुपया है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी। दरअसल इसको कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं कि राज्य का जितना आय है, मान लीजिए राज्य की आय है 100 रुपया, मान लिया बिहार की आय कितनी है? 100 रुपया। बिहार में लोग रहते हैं 50 रुपया, तो पर पर्सन के हिसाब से कितना होगा? 2 रुपया जीएसडीपी हो गया हमारा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जितने लोग हैं और जितनी आय है, तो आय को अगर लोगों से बांट देंगे आप तो क्या निकल कर आ जाता है? उस राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना है। ओके, अगला कौन सा है? देख, प्रति व्यक्ति एनएसडीपी। एनएसडीपी का मतलब क्या होता है? नेट स्टेट डेवलपमेंट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेवलपमेंट नहीं, डोमेस्टिक होगा। जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टेट लग जाता है इसमें, और नेट का मतलब क्या होता है? उसमें से हम डेप्रिसिएशन हटा देते हैं, यही इसी से नेट निकलता है। तो एक बार डेप्रिसिएशन आएगा और क्या हटाएंगे? तो आयात निर्यात को हम लोग माइनस कर देते हैं। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक है, ये मैंने पढ़ाया है। इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये है अपना 49,470 रुपया। वर्ष 21-22 से बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का 33.7% हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या 12.49 करोड़ हो गई है।
वित्तीय वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा एवं वृद्धि कितना है ये देख लीजिए। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इन आंकड़ों को एक एक बार रोज दोहराइएगा अभी से, या इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, या वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से एक बार पढ़ लेंगे। और इकोनॉमिक्स का जैसे ही आप घुसते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उससे ठीक पहले 11 घंटे 2 घंटे पहले एक बार देख लिया वीडियो को, तो उस पर आपका क्या हो जाएगा, पूरा आंकड़ा क्लियर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है 21.2%, वृद्धि है 9.6%। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है 18.1% और वृद्धि है 3.8%। द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। प्राथमिक का क्या हो गया, कृषि हो गया और खनन हो गया, कृषि और खनन हो गया। तृतीयक में कौन सा हो गया, सेवा सेक्टर या सॉफ्टवेयर वगैरह का जो पर्यटन का उद्योग है, ये सब किस में आएगा, तृतीयक सेक्टर में आता है। इसका योगदान हमारी इकोनॉमी में कितनी है राज्य के, तो 60.7% है और इसका वृद्धि दर 13.3%। अब आप ध्यान दीजिएगा, बिहार की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान कितना है, किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है। दूसरा किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है। तीसरा किसका है, तो आपका द्वितीय क्षेत्र का है। तो आपको क्या बोलेगा कि ये बताइए कि द्वितीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए और उसका इकोनॉमी में कितना योगदान है और भविष्य में आप क्या योगदान देखते हैं। यह द्वितीय क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ रहा है बिहार में, इससे जुड़े हुए समस्याएं कौन कौन सी हैं और उसका समाधान क्या है, ये इसके बारे में बताइए। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी प्रकार से वृद्धि दर भी है, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर सेवा सेक्टर का है, उसके बाद से प्राथमिक सेक्टर का है और सबसे कम है आपका द्वितीय क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो भी बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग का वृद्धि दर भी कम है, मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी भी इकोनॉमी में कम है। यानी कि बिहार का अगर इकोनॉमी 100 रुपया का है तो उसमें 21 रुपया का हिस्सा है खेती से आता है और 60 रुपये का हिस्सा कहाँ से आता है, पर्यटन से, सॉफ्टवेयर से, इन जो सेवा उद्योग होते, टेलीकॉम उद्योग, इन वगैरह से आता है। कहाँ से, 60 रुपया। और 18 रुपया कहाँ से आता है, विनिर्माण से आता है। गाड़ी बनाना हो गया या किसी चीज़ का निर्माण होता है, पेप्सी कोला बना लेते हैं, ये सब किस में आ जाएगा, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाता है। ओके, बिहार प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही है, जबकि द्वितीय क्षेत्र की दरें नीची रही हैं। देखिए, प्राथमिक और जो तृतीय क्षेत्र है इसका वृद्धि दर भारत के वृद्धि दर से भी अच्छा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत कम हैं। 2020-21 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना, फिर से पटना टॉप पर 1.15 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि पटना में रहने वाले हर व्यक्ति की आय 1.15 लाख रुपया है। समझिएगा इस चीज़ को। जीएसडीपी में राज्य के सबसे अमीर आदमी और सबसे गरीब आदमी, इन दोनों की आय को जोड़ा जाता है और फिर राज्य की जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। इसलिए जीएसडीपी जो होता है ये राज्य के लोगों का पूरी संपूर्ण रूप में उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं दिखाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, और सबसे कम आय वाला कौन सा है, तो शिवहर है। 18,692 रुपया है मात्र वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय। पटना जिले के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी से 7 गुना ज़्यादा है। यानी कि 7 आदमी शिवहर में रहकर जितना कमाएगा उतना पटना में अकेले कोई रहकर कमा लेता है। इसका कहने का मतलब यही है। ओके, अब सूची देखिए, इसको सूची को याद कर लीजिएगा। सवाल सीधे यहाँ से पीटी में पूछे जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पटना, सबसे कम द्वितीय स्थान है बेगूसराय का, दूसरे स्थान पर बेगूसराय है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर, दूसरे स्थान पर अररिया है। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना में, दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर। पेट्रोल का सबसे कम खपत बांका में और उसके बाद लखीसराय। डीजल का सबसे ज़्यादा खपत पटना में और दूसरे नंबर पर शेखपुरा। डीजल का सबसे कम खपत होता है शिवहर और मधुबनी में। रसोई गैस का सबसे ज़्यादा खपत होता है पटना और बेगूसराय में। सबसे कम खपत होता है अररिया और किशनगंज में। और प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत है पटना में और दूसरे स्थान पर सारण है, छपरा वगैरह हो गया। प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत है अररिया और किशनगंज में। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पीटी में, टेस्ट सीरीज में सब जगह पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर था इकोनॉमिक सर्वे का, जिसका नाम है राजकीय वित्त व्यवस्था क्या है भाई। अगला है राजकीय वित्त व्यवस्था क्या है। इसमें राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में 1.93 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें से 1.59 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 0.34 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय था। 21-22 में कितना रहा है, तो 1.93 लाख करोड़ रुपए को टोटल व्यय रहा। उसमें से अधिकतर व्यय किस में है, तो आपका राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय जो है ये कम है। राजस्व व्यय जो होता है राज्य की इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है, पूंजीगत व्यय जो होता है इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुल सरकारी व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 39.4% सर्वाधिक रहा। इसके बाद क्रमशः सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवा रहा। सबसे ज़्यादा व्यय किस पर किया हमने पिछले साल, अभी मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे में 3 सालों का ब्यौरा होता है लगभग में। पिछले साल हमने क्या खपत किया, इस बार क्या क्या करने जा रहे हैं और अगले साल हमका क्या लक्ष्य रख रहे हैं। ओके, तो सामाजिक सेवा पर हमने सबसे ज़्यादा व्यय किया पिछले साल में 21-22 में 39%। अगर 100 रुपया राज्य ने खर्च किया तो उसमें से 39 रुपया सामाजिक व्यय पर खर्च किया गया है। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन कैसा रहा, अब इसको देख लीजिए। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। राजस्व व्यय है 1,59,220 करोड़। पूंजीगत व्यय है 33,903 करोड़। कुल व्यय रहा
1,93,123 करोड़, जीएसडीपी का 28.6%, कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 16.6% की बढ़ोतरी हुई है। राजस्व प्राप्ति कितना रहा, मतलब हमने प्राप्त कितना किया, कर वगैरह से प्राप्त कितना किया, तो 1,58,797 करोड़ रुपये हमने प्राप्त किया। पूंजीगत प्राप्ति कितनी की है, तो 40,473 करोड़ की प्राप्ति की है। राजस्व घाटा कितने का रहा है, तो राजस्व घाटा रहा 422 करोड़ का, 0.1% का मात्र घाटा रहा हमारा, 0.1% का मात्र घाटा रहा है। राजकोषीय घाटा कितना रहा, 25,551 करोड़ का घाटा रहा, जीएसडीपी का 3.8%, और प्राथमिक घाटा कितने रहा, तो 11,729 करोड़ रुपए का, जीएसडीपी का 1.7% हमारा प्राथमिक घाटा रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको जितनी बार याद कर सकते हैं कर लीजिएगा। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और ये मेन फैक्ट होते हैं, थोड़े से बारीक फैक्ट होते हैं, लोग भूल जाते हैं, इसको रिवाइज नहीं करते हैं ढंग से। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। पिछले वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में बिहार सरकार राजस्व घाटा में 96.3% की कमी ला सकी, जो 2021 में 11,325 करोड़ रुपए से घटकर 21-22 में राजस्व घाटा 422 करोड़ हो गया। 96% की कमी लाई है राजस्व घाटा में बिहार सरकार ने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। 442 करोड़ रुपए मात्र हमने कहाँ पर खर्च किया है, तो राजस्व में हमारा घाटा हुआ है, बाकी का सब जो है वो हमने घाटे से बाहर निकाल लिया। राज्य सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना फोकस जारी रख रही है। पूंजीगत व्यय बढ़ाने का मतलब क्या होता है, राज्य में हॉस्पिटल का निर्माण होगा, सड़क का निर्माण होगा, एयरपोर्ट का निर्माण करेगी, स्कूल का निर्माण करेगी, ये सब क्या होता है, पूंजीगत व्यय होता है। ये इकोनॉमी के लिए हमेशा अच्छा होता है। और जो राजस्व व्यय हो गया क्या, जैसे नेताओं को गाड़ी खरीद कर दे दो, विधानसभा बना लो, ये सब किस में हो गया, राजस्व व्यय में हो गया। वेतन बढ़ा दो सबके, टीचरों को वेतन दे दो, बोनस बांट दो, ये सब किस में आ गया, राजस्व व्यय में, जो इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा कंपेयर में, वैसे तो वो भी अच्छा होता है। किसी को अगर 10,000 की जगह 20,000 रुपया मिला तो 10,000 के जाकर कुछ खरीदेगा तो 28% जीएसटी भरेगा या 18%, वो जीएसटी भी किसके पास जाएगी, सरकार के पास ही जाएगी। तो घूम फिर कर तो पैसा आपको सरकार के पास ही जानी है। लेकिन कंपेयर करें तो इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में कौन सा चीज़ अच्छा होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पूंजीगत व्यय ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, और अगला क्या है, देखिए यहाँ पर कि वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य सरकार का कुल उधार 40,445 करोड़ रुपए और बकाया ऋण 2.58 लाख करोड़ रुपए का रहा है लगभग में। 21-22 में स्टाम्प और निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम, मुजफ्फरपुर मोतिहारी का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा रहा। स्टाम्प वगैरह आपने देखा होगा जो राज्य सरकार बेचती है, कोर्ट वगैरह में खूब सारे बिकते हैं, ज़मीन के खरीदारी में खूब सारे स्टाम्प वगैरह बिकते हैं। तो ये सब के लिए उसका आय कितना ज़्यादा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा आय हुआ है आपका पटना में, उसके बाद से दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर और मोतिहारी तीसरे स्थान पर आता है। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से सबसे कम राजस्व संग्रहण वाले जिले हैं शिवहर का नाम आप किसी भी रैंकिंग में सबसे नीचे रख सकते हैं। शिवहर वाले बुरा ना माने, लेकिन ऐसा ही सच है, जो सच है वो मैं पढ़ाता हूँ। तो किसी भी इंडेक्स में, चाहे वो पढ़ने लिखने वाला इंडेक्स हो, गरीबी का इंडेक्स हो, स्टाम्प ड्यूटी वाला इंडेक्स हो, किसी भी चीज़ में डेंसिटी में सबसे ज़्यादा है बस, बाकी सब में बेचारे सबसे नीचे रहते हैं शिवहर वाले। उसके बाद अरवल और शेखपुरा का स्थान आता है। तीनों छोटे भी जिले हैं, मुख्य रूप से ये भी कारण है, बहुत छोटे छोटे जिले हैं तीनों। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला कौन सा है, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र है। कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के बारे में क्या कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में, तीसरा चैप्टर यही है। वर्ष 21-22 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ये नया आया था ज्ञात करने का। 2021 में 21.3% हिस्सा था, जिसमें सर्वाधिक 11.1% हिस्सा फसल क्षेत्र का था। कृषि में जो सबसे ज़्यादा आय हुआ और सहवर्ती क्षेत्र में, उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला, तो फसल के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा हमें आय की प्राप्ति हुई है। वित्तीय वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर 9.6% रहा है। 21-22 में कितना परसेंट रहा है स्थिर मूल्य पर, तो 9.6% रहा है, 9.6% रहा है, 9.6% रहा कृषि का वृद्धि दर वित्त वर्ष 21-22 में रहा है स्थिर मूल्य पर। इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर सवाल कहाँ से पूछा गया, तो सवाल यहीं से पूछा गया, आपने देखा नहीं इसलिए आप गलत करके आ जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है, तो 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। अब वो 13 जिले कौन कौन से हैं, देखिएगा। मैक्सिमम जिले जो हैं वो कहाँ के हैं, तो गंगा के दोनों किनारे वाले जिले हैं। क्यों, क्योंकि हमें गंगा को भी स्वच्छ करना है। बक्सर, भोजपुर, वहाँ से शुरू किया, बिल्कुल बक्सर के चौसा के पास से गंगा प्रवेश कर दिए, वहाँ से आते जाइए। भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया, इतने सारे जो ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों में क्या विकसित किया जा रहा है, तो आपको जैविक पट्टी विकसित की जा रही है।
आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है? तो राज्य के 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन को चलाया जा रहा है। वन लाइनर का फॉर्मेट अब यहाँ से पढ़िए। अगला क्या है? बिहार में कुल कितने जिलों मुख्यमंत्री बागवानी? तो 15 जिलों में चलाया जा रहा है। नहीं, ऊपर वाला अलग था, ऊपर अलग था। देखिए दूसरा फैक्ट क्या है, कुल कितने जिलों मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 15 जिलों में किया जा रहा है। बिहार में अगर आपको ब्लर आ रहा हो यहाँ पर तो अपने फ़ोन का क्वालिटी थोड़ा सा यहाँ कोने पर जाके सही कीजिए, 720 पिक्सल में आपको सही दिखेगा। कुल कितने जिलों मुख्यमंत्री बागवानी मिशन? तो 15 जिलों। बिहार में डिजिटल कृषक सेवा देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो बिहार मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। ये तो आपने पढ़ भी लिया होगा, बहुत बार मैंने भी पढ़ाया है। बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, एक चंडी में और सब्जियों के लिए और दूसरा देसारी में फलों के लिए। ये दोनों जगह कहाँ पर हैं ये आप मुझे एक बार बताइए सर्च करके। वर्ष 2021-22 में राज्य में खाद्यान्न, अनाज व दलहन का कुल कितना उत्पादन हुआ? 184.9 लाख टन के करीब में उत्पादन हुआ है और वृद्धि कितने की हुई है? 6.2% की वृद्धि हुई। अनाज और दलहन की बात यहाँ पर हो रही है, उसमें वृद्धि कितने % की हुई है? तो 6.2% की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में मांस का उत्पादन 3.92 लाख टन, मछली का रहा 7.62, अंडा का रहा 306.66 करोड़। हम अंडा बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल में मैक्सिमम अंडा बिहार से ही जाता है। दूध का उत्पादन 121.19 लाख टन के करीब में रहा है। बिहार में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करने के लिए किन फसलों के संकर बीजों के जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मक्का और धान का जेनेटिक पहचान करने के लिए संकर बीजों की जेनेटिक पहचान, जो हाइब्रिड बीज होते हैं, हाइब्रिड बीज आपने सुना होगा, उनकी पहचान करने के लिए हमने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को शुरू किया है। किसका? तो मक्का और धान। 21-22 में तिलहनों के बीच अंडी की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 21-22 में किन 2 जिलों में निवल बुआई क्षेत्र में 80% से अधिक था? निवल बुआई क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कितने प्रतिशत क्षेत्रों में बोआ गया है? जितना मान लीजिए 100 एकड़ है वहाँ पर कृषि भूमि, तो 100 में से कितने प्रतिशत पर वहाँ पर बोआई हुई है? ये सबसे ज़्यादा किससे में था? 80% से अधिक क्षेत्र भोजपुर और बक्सर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बुआई की गई है। ओके, बिहार का फसल प्रधानता कौन कौन सा है? फसल सघनता है 1.44 है। फसल सघनता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो आ गया शिवहर पहले टॉप पर। शिवहर में फसल सघनता सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला भी शिक्षा वगैरह सब के मामले में नीचे है, तो फसल सघनता में भी सबसे नीचे कौन है? तो पूर्णिया है। टॉप पर शिवहर आया है, देख लीजिएगा इसको, एक्सेप्शन में आ गया अब तो। बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है। ओके, बिहार के कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु और सीमांत जोतों का लगभग में 75% हिस्सा है, बड़ी जोतों का 1% से भी कम हिस्सा है। अब सीमांत किसको बोलते हैं भाई? छोटे छोटे ज़मीन के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे जिनके पास ज़मीन के टुकड़े होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सीमांत ज़मीन कहलाते हैं। तो जैसे बीघा में ज़मीन है किसी का, बहुत सारा बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा, 150 बीघा ज़मीन होते हैं, तो वो क्या में किस में आ जाएंगे? तो बड़े किसान में आ जाएंगे। बिहार में 99% जो किसान हैं वो सीमांत कृषक में आते हैं। सीमांत छोटे ज़मीन है उन सभी के पास में, है ना। और 1% जो किसान है वो कौन से में आते हैं? बड़ी जोत वाले किसान, जिनके खेत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे ज़मीन है उनके पास में। 21 वजह से बिहार के विभिन्न मध्य के उत्पादन के आंकड़े कौन कौन से हैं? आंकड़ों पर एक बार ध्यान दीजिएगा। कुल फल का उत्पादन हुआ है, कुल फल का उत्पादन कितना हुआ है? 49.87 लाख टन। केला 19.68, आम 15.5, लीची 3.08, फूल 11.14 हज़ार टन में ही हुआ है। सब्जी 178.45 लाख टन। सबसे ज़्यादा उत्पादन फूल का होता है, फल का होता है, सब्जी का होता है, किसका होता है बताइए? सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है बिहार में? तो सब्जियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगले पर हम लोग चलते हैं। अगला कौन सा चैप्टर है भाई? यही चैप्टर है। वर्ष 21-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन पता है ये कहाँ पर हुआ? कहाँ पर होता है? मुजफ्फरपुर में होता है ना। इसका पूरे राज्य का 48% अकेले हिस्सा है। पूरे राज्य में अगर 100 किलो लीची उपजता है तो 48 किलो तो एकमात्र जिला मुजफ्फरपुर में ही उपज जाता है। वहाँ के लोगों को लीची को छोड़कर और कुछ दुनिया में दिखता ही नहीं है। बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बिहार में देश के मशरूम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बिहार में देश के मशरूम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 28,000 टन मशरूम का उत्पादन अपने बिहार में होता है। पता है क्यों? मशरूम के उत्पादन के लिए एक मॉइस्चर की भी ज़रूरत पड़ती है, जो अपने बिहार में बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाता है। अब तो वर्षा ही नहीं हो रही, कैसे उपलब्ध होगा? नहीं तो ये एक बड़ा कारण है। ऊन का कुल उत्पादन 2021-22 में कितना रहा? 1.72 लाख किलोग्राम मात्र रहा। बिहार पशुओं कुल संख्या 3.65 करोड़ पशु हैं।
जिसमें से 42.1% हिस्सा गोवंश यानी कि गाय और बैल का है। बहुत सुंदर बात है भाई। गायों से दूध उत्पादन समस्तीपुर अग्रणी है, समस्तीपुर सबसे ज़्यादा गाय से अग्रणी है। भैंसों के लिए उत्पादन मधुबनी अग्रणी है, वेल डन मधुबनी के लोग, वेल डन। वर्ष 21-22 में रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक किसकी खपत हुई है? तो यूरिया की 64.6%। देखो गुरु, यूरिया हम लोग समझते हैं कि ये यूरिया को तो हम लोग खाद की वैल्यू देते ही, हम तो समझते प्रोटीन है, ये ले जाओ छिड़क दो खेत में, भले ही ज़रूरत हो खेत में ना हो, लेकिन इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। यूरिया की खपत सबसे ज़्यादा पूरे देश में ही किसान करते हैं। कई बार तो बिना मतलब के कर लेते हैं। आपको पता है, एक मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। अगर आपने धान का उत्पादन से ठीक पहले उसी खेत में किसी दलहन का या किसी फलदार जो जैसे मटर वगैरह का होता है, अगर उसका उत्पादन किया है ना उसी खेत में, तो आपको उस खेत में यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने राइजोबियम वगैरह का नाम सुना है? राइजोबियम का ये कीट होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करता है, N2 को। N2 जो होता है नाइट्रोजन, ये डायरेक्ट कोई भी पेड़ पौधा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसका जो स्थिरीकरण होता है वो कुछ जीव कर पाते हैं, या बिजली आकाश से चमकती है वो कर पाते हैं, या कुछ जीव कर पाते हैं, या हमें बाहर से डालना पड़ता है। तो इसके कारण से क्या होता है ना कि जब हम दाल वगैरह का पौधा लगा देते हैं पहले खेत में, तो राइजोबियम नामक जीव जो होते हैं वो उनके जड़ में पाए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उस खेत में ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो अगर हम उसमें धान डालेंगे तो हमें उसमें कोई एक्स्ट्रा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये चीज़ क्रम में लाना पड़ता है, धीरे धीरे होता है ऑर्गेनिक को अपनाना, धीरे धीरे वो एक क्रम में होता है। शुरुआत में आपको यूरिया डालना पड़ेगा, लेकिन यूरिया का उत्पादन अपने यहाँ प्रोडक्शन से ज़्यादा क्या होता है, खपत ज़्यादा होती है, हम एवं ही यूरिया को उपयोग कर लेते हैं। वर्ष 21 वजह से यूरिया खपत सर्वाधिक कहाँ पर हुई है? पूर्णिया वालों ने सबसे ज़्यादा यूरिया छिड़का अपने खेत में। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा यूरिया का उपयोग हुआ है, पूर्णिया में यूरिया का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है, पूर्णिया में हुआ है। सवाल आपसे पूछ लेता है, गोल्डन यूरिया क्या होता है? बताइए मुझे, गोल्डन यूरिया क्या होता है? आपने सुना होगा नीम कोटेड यूरिया, नीम की कोटिंग चढ़ा दी जाती है यूरिया पर, जिससे यूरिया का कोई कंपनी वाला सब्सिडी का यूरिया खरीद कर फैक्ट्री में ना उपयोग कर ले किसानों को बदले, इसलिए रोकने के लिए हम नीम कोटेड लाया। अब एक यूरिया लाया हमने, कौन सा? लिक्विड यूरिया। बोतल में जेब में लेकर जाओ, पानी में घोलो, छिड़क दो। अभी तो बोरा उठा उठा के हम लोग को लाना पड़ता है। गोल्डन यूरिया क्या होता है? तो सुनिए, सल्फर कोटेड यूरिया होता है। आज ही पेपर में आया है, कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसको। सल्फर कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया होता है। इसमें क्या होता है, इसको गोल्डन यूरिया कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उद्यम क्षेत्र पर हम लोग पहुंच गए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में 22-23 के अनुसार 2 सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? यहीं से आपका सवाल पूछा जाएगा। पिछले साल का पेपर उठाकर देखिए, पूछा गया है। चीनी उद्योग और डेयरी गव्य उद्योग जो होते हैं, जो दूध के उद्योग होते हैं, ये बिहार में सबसे ज़्यादा बड़े उद्योग हैं। चीनी का उद्योग और डेयरी का उद्योग। बिहार में 11 चीनी मिलें हैं। वर्ष 21-22 में इनमें से 9 चीनी मिलें चालू थीं। 11 में से 9 चीनी मिलें बिहार में चालू हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ है? तो 45.6 लाख क्विंटल जो है वो चीनी का उत्पादन हुआ है। बिहार में चीनी प्राप्ति का दर कितना है? 9.6% है। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 21-22 में 40,000 लीटर प्रतिदिन थी, जब सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। इस चीनी मिल का नाम ध्यान में रखिए, सर्च कीजिए किस जिला के तहत है हरिनगर। हरिनगर वाले कोई हैं तो बताइएगा भाई, हरिनगर कहाँ पर पड़ता है। 21-22 से बिहार के 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन भी हरिनगर चीनी मिल से ही हुआ है। चीनी मिल चीनी के साथ साथ बिजली का भी उत्पादन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला कौन सा है? वर्ष 18-19 में और से 19-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है। वेल डन। लेकिन कार्यशील पूंजी 51% बढ़ गई है। वर्ष 21-22 से 45 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हुई है। बृहत इकाइयों की संख्या 21-22 में 3 से बढ़कर 11 हो गई है। बड़ी इकाइयाँ, बृहत का मतलब बड़ा होता है, बड़े फैक्ट्री बड़े इकाइयाँ की बढ़कर संख्या कितनी हो गई? 3 से 11 हो गई है। 21-22 से बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 19.4% रहा है। राज्य में कपड़ा और चमड़े की वस्तुओं को उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला का निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र और चर्म नीति 2022 में सूत्रबद्ध की है। अब यहीं से आपका क्या बनेगा? मेंस का सवाल पूछा जाएगा GS2 में कि बताइए ये नीति क्या है। तो आप बोलेंगे कहाँ से पूछ लिया गया है? ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया। जिस दिन मैंने बजट पढ़ाया था, मैंने मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करवाए थे, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। मेंस के रिगार्डिंग यहाँ से मेंस में सवाल पूछा जाएगा। नहीं भी पूछा जाएगा तो भी आप इसको आप तैयार करके रखिए, इसको रेफरेंस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स वगैरह में।
नई पीढ़ी के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को सूत्रबद्ध किया है। ठीक है भाई, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 तो बजट में भी मैंने बताया था कि इसको लिख कर रख लीजिए, यहाँ से सवाल पूछेगा मेंस में, इस पर आपको पढ़कर जाना, आंसर तैयार करना है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राज्य सरकार को गत 6 वर्षों में कुल 60.86 हजार करोड़ रुपए निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं। अभी बिहार में 398 इकाइयाँ काम करें। देखिए 60.86 हजार करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है। प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, ये हमें नहीं पता। इकोनॉमिक सर्वे बड़ी चालाकी से बनाए जाते हैं। कितने प्रस्ताव मिले ये तो लिख दिया, कितने स्वीकृत हुए ये नहीं लिखा कि कितनी राशि स्वीकृत की गई है। अगला देखते हैं, बिहार में देखिए मलबरी, ये क्या है, सिल्क के प्रकार हैं। तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी रेशम का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में। तसर का उत्पादन होता है बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में। अंडी रेशम का उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। 21-22 में मलबरी कच्चे रेशम का उत्पादन 1.9 टन, तसर कच्चे रेशम का उत्पादन 41.4 टन और अंडी कच्चे रेशम का उत्पादन 13.2 टन करीब में हुआ है। इसको मत याद रखिएगा, ये आपसे नहीं पूछेगा कितना रेशम का उत्पादन हुआ है, सामान्य तौर पर तो ये नहीं पूछता है। अब अतुल प्रसाद जी का कुछ हो जाए, झगड़ा वगैरह करके आए तब पूछ ही सकते हैं, नहीं तो नहीं पूछेंगे। बाकी इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर किसका उत्पादन होता है और किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है। तो मलबरी, तसर और अंडी किस्म के जो रेशम होते हैं इनका उत्पादन होता है। ओके, वर्ष 2020 से बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देसी और विदेशी मिलाकर 59.5 लाख हो गए हैं। इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी है। 59.5 लाख लोग पर्यटक के रूप में बिहार में देसी विदेशी सब मिला के आए हैं। 2020 में इनकी संख्या 21 में इनकी संख्या घटकर मात्र, देखो गुरु क्या लिखा हुआ है, 2020 की ये संख्या थी, 2021 में इनकी संख्या घटी गई 25.01 लाख हो गई। ओके, अध्याय 5 पर हम लोग आगे, कौन सा अध्याय है, तो श्रम, रोजगार तथा कौशल क्या है। देखिए यहाँ पर कि भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है, तो सबसे कम है श्रमिक और जनसंख्या का अनुपात। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% है। शहरी बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 64.6% के आसपास में है। वहीं संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40.1% ही बना हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 में निर्भरता अनुपात में बिहार में सर्वाधिक थी, जो 58.3%, राष्ट्रीय औसत 44.3% है, उससे ज़्यादा थी। सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना का है 34.8%। निर्भरता का मतलब होता है निर्भर आयु कौन कौन से होते हैं, जो 14 वर्ष से कम के होते हैं और 64 वर्ष से या 60 वर्ष से ज़्यादा के जो आयु हो तो ये निर्भर होते हैं। निर्भर का मतलब जो खुद से नहीं कमाते हैं, जिनके लिए किसी को कमा कर लाना पड़ता है। आप क्या निर्भर हैं? देखो गुरु, बेरोज़गार उन्हीं को कहा जाता है जो रोज़गार ढूंढना चाहे उनको रोज़गार मिले नहीं। तो अगर आप रोज़गार ढूंढना चाह रहे हो, आपको रोज़गार नहीं मिल रहा तो आप बेरोज़गार हो। नहीं, अगर आप सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो और रोज़गार ढूंढ ही नहीं रहे हो, नहीं तो हम तो छोटा मोटा तो करेंगे नहीं, हम तो SDM या कलेक्टरे बनेंगे महाराज, तब तो आप बेरोज़गार नहीं हो। इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने बेरोज़गारी की परिभाषा बता दी है कि बेरोज़गार किसको कहा जाता है, जो काम ढूंढना चाहे और उसको काम नहीं मिलता है। ऑफिशियल परिभाषा यही होती है बेरोज़गार की। ओके, बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो रेशियो है, ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी का अनुपात अधिक है। गांव में लोग ही नहीं है तो बेरोजगार कहाँ से होंगे। 2020-21 में पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.2% है, जिसमें पुरुष की श्रम शक्ति सहभागिता 72.2% है और महिलाओं की मात्र 10.9% है श्रम शक्ति सहभागिता दर। श्रम शक्ति सहभागिता बहुत कम है, महिलाओं का 10.9% है। भारत के सभी राज्यों में बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर महिला पुरुष दोनों में सबसे कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है। सीवान में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है शेखपुरा में। ओके, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2021-22 से बिहार में 309,000 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। 309,000 बोल रहे हैं, ये बताइए 30 लाख के लगभग में उतने ही हैं जो पासपोर्ट जारी किए गए हैं। भौतिक अधिसंरचना क्या है। वर्ष 21-22 में दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो बिहार में हुई है। 20.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्य पर परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत दर से बढ़ा है, तो 10.6% दर से बढ़ा है इन क्षेत्रों में। इसको ध्यान रखिएगा। 21-22 बिहार की वायु परिवहन में
54.4% की वृद्धि हुई है वायु परिवहन में, एयर ट्रैफिक में बिहार में 54% की वृद्धि हुई है, इसको बोलते ग्रोथ। पथ परिवहन में 31.8% का GSBA बढ़ा है। 2021 से प्रति लाख आबादी बिहार में 6.5 दुर्घटनाएं हुई है, जो बहुत ही दुखद है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 26.3 दुर्घटनाएं हुई है। सड़क दुर्घटना मामले में बिहार का देश में स्थान 15वां है। प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, जहां पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट कहां पर होते हैं? तो तमिलनाडु में होते हैं। और सबसे कम में, मतलब सबसे कम तो नहीं, यहाँ पर 15वां स्थान अपना है। सबसे कम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। रैंकिंग किसी दिन मैं देखकर बता दूंगा आपको। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व है तथा बिहार का स्थान भारत में तीसरा, पहला केरल का, दूसरा पश्चिम बंगाल का। पथ घनत्व के मामले में कि मतलब 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा एरिया है, उसमें कितना सड़क बना हुआ है, इसका स्थान पर देश में तीसरा स्थान है अपना, तीसरा स्थान है। 1000 वर्ग किलोमीटर क्या होता है? 1000 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, और इसके बीच में निकाले पथ घनत्व कितना है, तो उसके हिसाब से निकाला गया है। देखिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी इतना बारीक में नहीं पूछेगा, आपसे ज़्यादा क्या पूछेगा कि ये बताओ भाई कि बिहार का पथ घनत्व कितना है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान तीसरा है। पहला किसका है? तो केरल का, दूसरा पश्चिम बंगाल का है। मार्च 2022 के अंत तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ NH का घनत्व 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर था, जो पंजाब और हरियाणा के बाद देश में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है NH का घनत्व? तो पंजाब में है। दूसरे स्थान पर कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। तीसरे स्थान पर अपना बिहार राज्य है। सड़क में मामले में तो बहुत अच्छा काम किया है, जो पंजाब और हरियाणा के बाद देश में सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय उच्च पथ NH में सबसे कम घनत्व है छत्तीसगढ़ का। ओके, बिहार में NH की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक कितनी थी? तो 5977 किलोमीटर थी कुल लंबाई बिहार में NH के। जो अगर सितंबर 2022 तक देखें, इसको ध्यान में रखिएगा, 5977 किलोमीटर को ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं बहुत बार कि भाई बताओ बिहार में NH की लंबाई कितनी है। 21 से बिहार में 519 किलोमीटर NH बने। वहीं इसी समय काल में सर्वाधिक NH का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जहां भी संभव हो सके, काफ़ी लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है। NH की सर्वाधिक लंबाई बिहार के ज़िले में है, तो पटना में है 506 किलोमीटर, और सबसे कम में फिक्स है 22 किलोमीटर। इतना बड़ा तो ये ज़िला ही है 22 किलोमीटर का, तो ये 22 किलोमीटर ही है शिवहर का सबसे छोटा ज़िला, और सबसे इसका वो भी हो गया। सितंबर 2022 तक बिहार में राज्य उच्च पथ SH की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर था, जिसका बिहार के सभी सड़कों में लगभग 2.1% हिस्सा है। स्टेट हाईवे की बात हो रही है। राज्य उच्च पथों का सर्वाधिक क्षेत्र पथ घनत्व केरल का है, और बिहार 8वें स्थान पर है। स्टेट हाईवे के हिसाब से टॉप पर कौन है? तो केरल है स्टेट हाईवे के हिसाब से। बिहार स्टेट हाईवे में 8वें स्थान पर है। कुल सड़क के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। ओके, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में की गई थी। ये एक बार BPSC में पूछा है, इसलिए हर बार ये एडिटोरियल वाले इसमें डाल देते हैं। ओके, देखिए अगला क्या लिखा है। बिहार में मार्च 2021 तक रेल मार्ग की लंबाई 3803 किलोमीटर थी। कितनी थी? तो 3803 किलोमीटर, 3803 किलोमीटर। पूरे देश के रेल नेटवर्क का बिहार का हिस्सा 5.6% है। पूरे देश में 5.6% हिस्सा है रेल नेटवर्क का। कहाँ पर? तो अपने बिहार राज्य में है। सारण जिला के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा रेल डबल डेक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। सारण वाले वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई कितनी है? तो 20.5 किलोमीटर। देखो भाई, दीघा से दीदारगंज तक, दीदारगंज का नाम सुना है कहीं? कहीं तो आता है इतिहास में भी नाम दीदारगंज का। बताओ क्या मिला था यहाँ से? दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर के आसपास ये जयप्रकाश गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। 6 लेन गंगा पुल सबलपुर से बिदुपुर परियोजना 19.76 किलोमीटर लंबी का निर्माण किसके सहयोग से कराया जा रहा है? तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक ये सहयोग कर रही है 6 लेन गंगा पुल के निर्माण में। मार्च 2021 के अंत तक बिहार में कुल 9302 डाकघर थे, जिसमें से 95.14% ग्रामीण डाकघर हैं। गांव के एरिया में डाकघरों की संख्या ज़्यादा है। अगला क्या है? 2021 में वाहनों के निबंधन के मामले उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान आता है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन में टॉप पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र,
तीसरे पर अपना बिहार है जो वाहन में सबसे ज़्यादा खरीद होती है। ई शासन पर हम लोग आ गए। ई शासन जुड़ा हुआ आपको पिछली बार भी सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं जब भी बोलता हूं कि आप इकोनॉमिक सर्वे एक बार मेंस देने से पहले ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। बहुत सारे सवाल और फैक्ट वहां से आपको सीधा सीधा मिल जाता है। ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को CSI नीलैंड अवार्ड, CSE SIG ई गवर्नेंस अवार्ड और प्रत्यक्ष लाभांतरण में मतलब DBT में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार किसको दिए गए हैं? अपने बिहार को दिए गए हैं। डिजिटल इंडिया पुरस्कार अपने बिहार को दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से भी नवाजे हैं। भारत के राष्ट्रपति जी ने हमें पुरस्कृत किया है। थैंक यू राष्ट्रपति जी। ई सरकार विकास सूचना 2022 भारत का स्थान 105वां था। बिहार में 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित हैं। और देखिए, भारत नेट के तहत किसी भी पंचायत को नेट कनेक्टेड कैसे मान लिया जाता है? आपके गांव का जो पंचायत ऑफिस होगा वहां तक फाइबर ऑप्टिक्स बिछाकर उसको कनेक्ट कर देंगे हाई स्पीड इंटरनेट से, और क्या बोलेंगे कि आपके गाँव का इंटरनेट कनेक्शन हो गया। ओके। बिहार में दूरभाष घनत्व 50.6%, इंटरनेट का घनत्व अभी भी कम है, 31% ही इंटरनेट का घनत्व है। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात संख्या 112 उपलब्ध करवाया गया। 112 एक इमरजेंसी नंबर है, इस पर पुलिस, एम्बुलेंस, फायर सब कुछ मंगा सकते हैं आप। मुख्यमंत्री, हाँ लेकिन फ़ोन उठाए तब तो मंगाएंगे ना। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया और सफल क्रियान्वयन के बाद उसे शेष 37 जिलों में भी क्रियान्वित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर चलाया गया? मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था मुजफ्फरपुर में। और इसके बाद अब बिहार के अलग जो 37 राज्य और बच गए ना, 37 ज़िले और बच गए, 38 ज़िला है उसमें 37 और बच गए, तो उन 37 में लागू किया जाएगा अब इसको। आधार का नामांकन में बिहार 86% पहुँच गया, बहुत अच्छी बात है, जहां संपूर्ण भारत में नामांकन 93% है। बिहार के हर पुलिस थाने भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। भू समाधान ऐप किस लिए उपयोग किया जाता है? भूमि के जो विवाद होते हैं थानों में 80% केस तो भूमि को लेकर ही जाता है कोई रोपनी करना, किसी का जो मेयर होता है वो छांट के ले आता है, तो इसके कारण से विवाद होते हैं। तो भू समाधान ऐप बनाकर बिहार सरकार ने दे दिया पुलिस थानों को, लो भाई ऐप, अब कोई झगड़ा लड़ाई करने आए तो ये थमा देना हाथ में। ओके। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बिहार वन पोर्टल को विकसित किया गया है। बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन नामक पोर्टल 2022 में तैयार किया गया। अश्विन मोबाइल ऐप बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया। अश्विन मोबाइल ऐप बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में दृष्टि नामक ऐप की शुरुआत की गई है। बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान का सहयोग किया जा रहा है। पटना में IT टावर, बिहटा में IT पार्क, राजगीर और नालंदा विश्वविद्यालय के निकट IT सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला कौन सा है? ऊर्जा। अगला है ऊर्जा क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई है? तो 329 किलोवाट। देखिए, एक साल पहले के BPSC के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 329 किलोवाट आवर, 1 घंटा में। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 21-22 में राज्य में बिजली कुल खपत बढ़कर 3.28 हज़ार करोड़ यूनिट हो गई है, या 3,275.7 करोड़ यूनिट के लगभग में हो गई है। ओके, वर्ष 2021-22 से बिजली की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले 3 जिले, अब इनको क्रम वाइज में ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे ज़्यादा पटना में बिजली खपत से आप क्या अंदाज़ा लगा पा रहे? बिजली की खपत वहीं पर ज़्यादा होती है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, सड़कें ज़्यादा होती है, घर में जो उपभोक्ता के सामान होते हैं, AC, फ्रिज, ये ज़्यादा होते हैं, यानी कि वहाँ के लोगों की क्रय शक्ति अच्छी होती है, मॉल ज़्यादा होते हैं, दुकानें ज़्यादा होती हैं, इसके कारण से फैक्ट्रियाँ होती हैं, इसके कारण से क्या होता है? बिजली खपत बढ़ जाती है। तो पहला है पटना है, उसके बाद दूसरे स्थान पर गया है, और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो मुजफ्फरपुर है। इसको ऐसे ही ध्यान रखिएगा। और सबसे कम वाले में पहला कौन सा आ जाएगा? वही शिवहर अपना। उसके बाद से कौन आ जाएगा? अरवल, तीनों छोटे वाले ज़िले। उसके बाद से शेखपुरा आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021-22 में होगा, उल्टा लिखा है, और 21-22 के बीच में ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि किस जिले में देखी गई? तो सबसे ज़्यादा खपत में वृद्धि हुई है लखीसराय में आपका। ओके,
2021-22 से बिहार में बिजली की चरम मांग एवं पूर्ति कितनी रही? तो अनुमानित चरम मांग सबसे हाई पीक पर जब से सबसे ज़्यादा मांग रही वो रहा करीब में 6,475 मेगावाट, और चरम मांग की पूर्ति की गई 6,627 मेगावाट के लगभग में पूर्ति भी की गई। बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 2021-22 में कितनी मेगावाट हो गई है? तो 7,785 मेगावाट हो गई है। 21.2% की वृद्धि हुई है, जो ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 2020-21 में कितनी थी? तो 6,422 मेगावाट थी। वित्त वर्ष बिहार में वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता ही है। देखिए अभी भी बिहार में बिजली का जो सबसे ज़्यादा खपत होता है, देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर ज़्यादा खपत होता है। जैसे कहीं पर मान लीजिए कि कॉमर्शियल उपभोग ज़्यादा है, दुकानें ज़्यादा बिजली उपयोग कर रही, मॉल वगैरह ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या है, टोटल मांग में घरेलू मांग जो है बिजली का वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि अभी भी जो बिहार में घर में बिजली जलाए जाते हैं वही आपके मांग में अभी भी डिमांड में सबसे ज़्यादा वही टॉप पर है। यानी कि अभी हमारे यहाँ फैक्ट्रियों की संख्या, मॉलों की संख्या, बड़े दुकानों की संख्या, बड़े जो कारखाने होते हैं उनकी संख्या अभी भी कम है और बिजली की मांग कम है, इसीलिए। ओके, मार्च 2022 तक बिहार में बिजली का उत्पादन क्षमता कितना रहा? ताप विद्युत कोयला आधारित 5,363 मेगावाट, जल विद्युत 808 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा 1,614 मेगावाट। किसी को ध्यान रखिएगा ना रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा को जरूर ध्यान में रखिएगा। 1,614 मेगावाट हमने नवीकरणीय विद्युत का उत्पादन किया है। आपसे नवीकरणीय विद्युत उत्पादन के बारे में अगर मेंस में सवाल पूछता है तो वहाँ पर इस आंकड़े को आप लिख कर आइएगा, आपको अधिक अंक जरूर मिलते हैं। ओके, कुल कितना हो गया? 7,785 मेगावाट, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच में कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर 9.1% है। नवीकरणीय स्रोतों की वृद्धि दर 130% है। नवीकरणीय विद्युत से जो उत्पादन हो रहा है वो 130% की रफ्तार से बढ़ रही है। बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि हमारे यहाँ नवीकरणीय स्रोत बढ़ रहे हैं। नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। ऐसे स्रोत जिनसे प्रदूषण नहीं होते हैं, जैसे कौन सा हो गया? छोटे डैम, छोटे डैम, मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटे जो डैम होते हैं उनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। छोटे स्तर के डैम, बड़े डैम होंगे जैसे हीराकुंड बांध है आपका उड़ीसा में, तो वो आपका पर्यावरण को नुकसान ही पहुँचाने में उसको गिना जाएगा, उसको नवीकरणीय हम नहीं लाएंगे। अब छोटा सा कोई डैम हमने बनाया जिससे बिजली उत्पादन होता है, वो नवीकरणीय होता है। उसके बाद से सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, ये सभी किस में आएंगे? टाइडल वेव जो होते हैं, टाइडल एनर्जी जिसको कहा जाता है, टाइडल एनर्जी जो समुद्र के वेव से बनाए जाते हैं एनर्जी, उन सभी को किस में लाते हैं हम लोग? नवीकरणीय में लाते हैं। ओके, अगला है कि बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो 13 के करीब में जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, लघु। इन 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट की है। देखिए लघु विद्युत जल परियोजना है ये। बिहार में सौर संयंत्र की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है? तो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण जो है, ब्रेडा नाम है। ओके, वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? अनुमान है 13,626। अभी मैंने बताया इकोनॉमिक सर्वे में अगले वर्ष का अनुमान होता है, इस वर्ष का डेटा होता है, पिछले वर्ष हमने कौन कौन से काम किए हैं इनके बारे में बातें होती हैं। तो यही इकोनॉमिक सर्वे में अगले वर्ष का कितना अनुमान रखा है? 13,626 मेगावाट हमने 24-25 तक का रखा है। ग्रामीण विकास को लेकर क्या है भाई? 2022-23 में बिहार पंचायती राज संस्थानों का अवलोकन। जिला परिषद बिहार में कितने हैं? तो 38 के करीब में जिला परिषद हैं। पंचायत समिति 533 है। सबसे आसान फैक्ट आपसे यही पूछा जाएगा, बताइए कितने पंचायत समिति हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और ग्राम पंचायत कितने हैं? तो 8,058 ग्राम पंचायत हैं। जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, इसके बारे में, जीविका के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, मेंस से संबंधित सवालों में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर तीसरे चौथे टॉपिक के बाद हर योजना में हर दूसरे जीविका कोई ना कोई बात मुख्यमंत्री वगैरह करते हैं। क्या है कि बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में निबंधित संस्था है। यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है भाई। वर्ष 2007 में बनी इस परियोजना के 15 वर्ष पूरे हो गए, जीविका के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए हैं। SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको कहा जाता है, खुद से खुद की मदद करने वाला ग्रुप जो होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहा जाता है, 10.35 लाख SHG को गठित किया गया। बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। देखिए छोटे छोटे महिलाओं का ग्रुप बनाकर, इनको मान लीजिए एक SHG हमने बनवाया जिसको हमने थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प दे दिया, एक अगरबत्ती बनाने का उनको मशीन बना कर ला कर दे दिया, बिहार सरकार की तरफ से मिल गया। अब क्या होगा? उससे रोजगार क्रिएट होगा, आय बढ़ेगी लोगों की। जैसे लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना है, कभी मुंबई के चौल से शुरू किया गया था इसको, लिज्जत को। आज ये 6,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती है, 6,000 करोड़।
इससे ज़्यादा किसका बिजनेस है। सर्च कीजिएगा लिज्जत पापड़ की कहानी, आपको पता चलेगा कि किस तरह से छोटे छोटे महिलाएं जिनके पति काम पर चले जाते थे तो घर में बैठी रहती थी, उन लोगों ने मिलकर शुरू किया लिज्जत पापड़ बनाना। आज वो पूरी दुनिया भर में फेमस है लिज्जत पापड़, है ना, एक नाम ही बन गया पापड़ का। तो क्या है ये, तो ये भी इसी तरह की चीज़ों को बिहार सरकार ही बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। जीविका ने जीविका वीमेन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है, जिसे आमतौर पर जे वायर्स के नाम से जाना जाता है। ओके, हरित बिहार अभियान के तहत जीविका पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदाय के सदस्यों को जागृत करती है। बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 21-22 में मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दुनिया की पहली योजना जिसमें रोजगार की गारंटी ली गई थी कि आप जब अप्लाई करेंगे अनस्किल्ड वर्कर के लिए था, गांव के उन कम पढ़े लिखे लोगों के लिए था, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए था जिनके पास कोई खास स्किल नहीं है, और उनके लिए लाया गया था। बहुत ही बेहतरीन योजना थी, दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में इसका नाम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें था कि अगर आपने रजिस्टर किया और आपको सरकार जॉब नहीं दे पाई तो आपको जॉब भत्ता देना शुरू कर देती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या 189 लाख हो गई है, जिसमें 20.6% अनुसूचित जाति के लोग हैं। आपको बताएं मनरेगा को बनाने में जो सबसे प्रमुख दिमाग था वो उस समय के मंत्री थे जो आरजेडी के नेता थे। देखिए अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और उनकी मृत्यु हो गई थी पिछले साल, और हरिवंश यादव ऐसे ही करके कुछ थे, देखिए मैं उनका नाम भूल गया हूँ। आरजेडी के नेता थे, उनका बहुत बड़ा भूमिका था कि उस मनरेगा योजना को क्रिएट करने में, उन्हीं का आइडिया था ये। तो ये बेहतरीन योजना है। 2021-22 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने गए परिवारों की संख्या 48 लाख हो गई है लगभग में। मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार महिलाओं का 53.4% हिस्सा है। महिलाओं का हिस्सा कितना है? तो 53.4% हिस्सा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की थी? तो 26 अक्टूबर 2019 को पश्चिमी चंपारण के चंपापुर गांव से, पश्चिमी चंपारण चंपापुर गांव से शुरुआत की थी। ओके, इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना से की गई थी। 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ग्रामीण जो स्ट्रीट होते हैं, सड़कें होती हैं, उनको सोलर लाइट लगाना है का आरंभ 2022-23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया। इस योजना के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। वार्ड में जो वार्ड सबसे छोटी इकाई होती है शासन की, वार्ड के बाद क्या आता है? गांव आ जाता है, गांव के बाद पंचायत आ जाता है, पंचायत के बाद उससे ऊपर के संस्थान आते हैं। तो वार्ड सबसे छोटी संस्था होती है, इसमें 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने थे। बहुत ही अच्छी योजना है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगला आ गया चैप्टर नगर विकास का। देखिए क्या लिखा हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया है, जिसके तहत अब देखिए बिहार में शहरी जो केंद्र हैं वो किसको कहा जाएगा, इसको परिभाषित किया गया है फिर से बिहार सरकार के द्वारा। बिहार में अब शहरीकरण का दर 16.2% हो गया है। पिछली बार 15.8 वाला पूछा था आप लोगों से, 50.8 है या 3 है, ऐसे ही है जो पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में था, और वो आपसे पीटी एग्जामिनेशन पूछा गया है। तो 16.2 को भी ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार में शहरीकरण का दर कितना हो गया है? तो 16.2% हो गया। ओके, 83.8% के आसपास में ग्रामीणीकरण है अभी भी, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो 11.3% है जनगणना 2011 के हिसाब से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी। वहीं 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी 2.02 करोड़ है, जो 16.2% है, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदलने का निर्णय किया है, जिसके तहत 9 नए नगर परिषद और 111 नए नगर पंचायत शामिल किए गए हैं। कुछ ग्रामीण इलाके थे, सेमी अर्बन एरिया थे, जिनको क्या घोषित कर दिया है? तो उसको घोषित कर दिया गया है कि अब से ये शहरी इकाई होंगे, शहरी निकाय होंगे। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। पटना जिले में शहरी आबादी सबसे ज़्यादा है, 44.3% एरिया है पटना जिला का, जिसको शहरी आबादी में काउंट किया जाता है। और इसके बाद मुंगेर है 28.3% और नालंदा 26.2% के साथ तीसरे स्थान पर है। तो शहरीकरण में पहला कौन सा हो गया? अपना पटना हो गया, राजधानी हो गया। उसके बगल में ही दूसरा कौन सा हो गया? तो दूसरा हो गया आपका थोड़ा सा हट के मुंगेर, और मुंगेर के हो गया दूसरा, और पटना के ठीक बगल में कौन सा हो गया? नालंदा जिला आपका हो गया कौन सा? तो शहरीकरण में तीसरा हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार बिहार के कितने शहरों में बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवनों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार के सभी 142 शहर में, बिहार में कितने शहर हैं? तो 142 शहर हैं करीब में, यहाँ पर सम्राट अशोक भवन का निर्माण किया जाएगा। ओके, बहुउद्देशीय भवन होगा। बहुउद्देश्य का मतलब होता है एक से ज़्यादा उद्देश्य के लिए हो सकता है बाढ़ के समय राहत केंद्र का काम करे, और जब बाढ़ नहीं आए तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ पर सम्मेलन हो, यही होगा। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र,
अब बैंकिंग से जुड़े हुए चीज़ों को देख लीजिए। बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और अगर पूछ लिए जाएंगे तो आप वहाँ पर सही करके आ जाइएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? तो 44.2% के करीब में ऋण जमा अनुपात हो गया बिहार का। सितंबर 2022 में बिहार में निजी बैंकों का ऋण जमा अनुपात 87.2% था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। बिहार के 3 ऐसे जिले जिनका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत 72.1% से अधिक रहा। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज का ऋण और जमा अनुपात जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। बिहार किस जिले का ऋण अनुपात सबसे कम रहा? तो मुंगेर का ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा है। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ओके, 2022 से बिहार के सभी बैंकों का एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। ऐसे एसेट्स जिन पर 90 दिन तक ना तो कोई उनको मूलधन मिला है, ना तो उनको कोई ब्याज मिला है, तो बैंक उनको क्या करते हैं? एनपीए में डाल देते हैं। घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है 11.3% हो गया है। बैंकों का एनपीए घट रहा है बिहार में। ये अच्छी चीज़ है, लोग अपना अपना कर चुका रहे हैं। 31 मार्च 2022 तक बिहार में 7,713 बैंक शाखाएं मौजूद थी। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों कुल शाखाओं में ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों का हिस्सा पूरे देश में लगभग 60% है, लेकिन यह बिहार 75% के लगभग में है। अनुसूचित व अर्ध शहरी क्षेत्रों का जो बैंक है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों कुल शाखाओं में ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्र यानी कि रूरल बैंक और अर्बन जो एरिया होते हैं, सेमी अर्बन एरिया, उनमें जो बैंक हैं ये लगभग में बिहार 75% ऐसे ही एरिया में बैंक हैं बिहार में। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। आरआरबी जिसको कहा जाता है, रूरल रीजनल बैंक। मानव विकास पर हम लोग आ गए। देखिए मानव विकास जो होता है ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, आप ऐसे वगैरह में भी यूज करेंगे यहाँ से। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ पीटी के लिए मत पढ़िए। मेंस की तैयारी अगर तन मन धन से करना है, मेंस के सवालों को सही ढंग से हल करना है, क्वालिटी वाला, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी की बात अगर आप मेंस के आंसर में करेंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट का फैक्ट वगैरह याद होना चाहिए, या जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उल्टा कर देख कर इसके फैक्ट को उसमें समाहित करना चाहिए। इससे क्या होता है? अंक बढ़ते, विश्वसनीयता बढ़ती है आपके आंसर की। ओके, ये क्या है भाई? तो बिहार सरकार का डेटा ही तो है। एक साल में जो जो उसने काम किए हैं, जो उसने सही काम किए, सब तो आपको एक साथ बता रहा है। यही तो है ना इकोनॉमिक सर्वे। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016 से 2020 में कितनी वर्ष की हो गई है? तो 69.5 वर्ष की हो गई है। पुरुषों की 69.7 है, महिलाओं के 69.2 वर्ष के है। ओके, वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता भारत के 70 वर्ष से सिर्फ 0.5 कम है। ओके, प्रति दर्श निबंधन प्रणाली के नए आंकड़े के अनुसार मातृ मृत्यु दर 2018 से 2020 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव रह गई है। भारत में यह 97। देखिए मातृ मृत्यु दर अभी भी अपने यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। मातृ मृत्यु दर यानी कि बच्चे को जन्म देने के कुछ दिनों बाद या उसी समय अगर माता की मृत्यु हो जाती है, मूल रूप से कुपोषण के कारण या मेडिकल ट्रीटमेंट सही नहीं मिलने के कारण, अवैज्ञानिक तरीके से घर में ही बच्चे को जन्म देने के कारण ये सब काम, ये जो घटनाएँ हैं ये होती हैं। तो इसको सरकार हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करती है कि भाई भारत का जो आंकड़ा है 97, उससे कम लाया जाए इसको, है ना। लेकिन ये अभी आ नहीं पा रहा है और यही वो चीज़ है जहाँ पर हम पिछड़ते हैं। देखिए अगला क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के महत्वपूर्ण आंकड़े, इनसे जुड़े हुए कौन कौन से हैं? शिशु मृत्यु दर 27 है। 1000 जीवित प्रसव में 27 मृत्यु होती है, ये भी काफ़ी अधिक है, इतना भी नहीं होना चाहिए। बाल मृत्यु दर कितना है? 6.9%। नवजात मृत्यु दर है 21। 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर है 30 है, ये बहुत ही हाई है। और अशोधित जन्म दर कितना है? तो 25.5 के आसपास अशोधित जन्म दर है। ओके, नोट बिहार को उपरोक्त आंकड़ा वर्ष 2020 के लिए है, 2020 के लिए है। उसके बाद का कोई लेटेस्ट आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया ऑफिशियली। वर्ष 21-22 से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर नामांकन 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर 214 लाख हो गया। देखिए प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का जो नामांकन है वो कितना बढ़ा है? 4.1% की दर से बढ़ा है। अभी तो बिहार में एजुकेशन को लेकर काफ़ी सारे सुधार हो रहे हैं, काफ़ी सारे सुधार, पॉजिटिव निगेटिव सारे सुधार हो रहे हैं। देखिए पॉजिटिव खास तौर से हो रहे हैं, बिल्कुल पूरा तंत्र हिला के रखा हुआ है। के पाठक सचिव बने हैं तब से बिहार का शिक्षा में बहुत ही मूलभूत ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिनकी सुधार बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब वो सुधार हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन होना चाहिए। शिक्षक और स्टूडेंट के आपका जो क्या बोलते हैं अटेंडेंस भी ऑनलाइन कर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षकों का तो जियो टैगिंग शुरू किया गया है कि आप कैंपस में आकर अपना अटेंडेंस जियो टैगिंग के थ्रू शुरू करवाएंगे, तो ये भी हो रहा है। अगला देखिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर नामांकन 142 लाख, उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन 72 लाख हो गया है।
बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या है? तो कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। बहुत सुंदर बात है। बाल विकास पर हम लोग आ गए। अब बिहार बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 2013-14 में बीपीएससी का पहले फेवरेट सवाल यही हुआ करता था, हर साल पूछ लेता था। 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले 4.98 करोड़ बच्चे बिहार में हैं, जिसमें से 2.35 करोड़ लड़कियां हैं। ओके। समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बिहार के कितने जिलों में चल रही है? तो बिहार के 38 जिलों में चल रही, सभी जिलों में। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 48 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित ऐप है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक हैं। कौन कौन सा है? ठिगनापन, उम्र के अनुसार कम लंबाई, दुबलापन, ऊंचाई के अनुसार वजन कम है, और हल्कापन, अंडरवेट, उम्र के अनुसार वजन कम है। इन 3 के पैमाने पर आधार पर नापा जाता है। बिहार बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। सर्वाधिक ठिगनापन वाले बच्चे कहाँ पर हैं? तो सीतामढ़ी में हैं। और सबसे कम कहाँ पर है? तो गोपालगंज जिले में है। इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते कंपेयर करके। सबसे ज़्यादा ठिगने बच्चे कहाँ पर हैं? ठिगने का मतलब उम्र के अनुसार उनकी ऊंचाई कम है, लंबाई कम है, तो ये कहाँ पर है? तो सीतामढ़ी जिले में है। और ये क्यों होता है भाई? तो पोषण नहीं मिलने के कारण होता है, इसीलिए आपसे बोला जा रहा है ये। सर्वाधिक दुबलापन वाले बच्चे कहाँ पर हैं? तो अरवल जिले में है। सबसे कम कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है। सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चे कहाँ पर हैं? तो अरवल में है। सबसे कम हल्कापन वाले गोपालगंज में है। गोपालगंज की स्थिति बच्चों के मामले में थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, महिलाओं के मामले में भी अच्छी है। महिलाओं की संख्या यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा है। अगला क्या है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? तो 5,000 रुपया कुल 3 किस्तों में महिलाओं को दी जाती है। इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों पर प्रसव होने पर लाभार्थियों को 1,000 रुपया प्राप्त होती है। कुल 6,000 रुपये उनको मिल जाते हैं। ओके। पर्यावरण पर हम लोग पहुंच गए। अब 14वां चैप्टर है ये इकोनॉमिक सर्वे का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा 1,414 मिलीमीटर के करीब में वर्षा हुई है बिहार में। वर्षा की दीर्घकालिक औसत 1,012 मिलीमीटर से लगभग 31% अधिक रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021 में बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा। एवरेज न्यूनतम तापमान, एवरेज तापमान साल भर का निकाला जाता है, प्रतिदिन का निकाला जाता है, सप्ताह का निकाला जाता है, मंथली का निकाला जाता है। तो ये लगभग साल भर का बता रहा है आपको। 30 डिग्री रहा है सबसे न्यूनतम एवरेज, और औसत उच्चतम तापमान 42.5 डिग्री सी रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा गर्म है। वर्ष 21-22 में जल जीवन हरियाली अभियान के मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 3,389 लाख पौधे लगाए गए हैं। ओके। वर्ष 21-22 में बिहार में 32 जिले बाढ़ के कारण प्रभावित हुए। बहुत ही बुरी बात है ये, तो 32 जिले प्रभावित हुए हैं 38 में से। अब खुद ही सोचिए। अगला कौन सा है? और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि पूरा जिला ही डूब जाता है। जिले का कुछ भाग भी अगर प्रभावित हो जाता है तो उसको बाढ़ प्रभावित जिला में मान लिया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो पटना चिड़ियाघर में। पटना चिड़ियाघर में जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना पटना चिड़ियाघर में की गई। पटना चिड़ियाघर आप लोग घूमने जाते होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये हो गया बिहार। मान लीजिए ये थोड़ा सा डब्बा वाला बिहार बन गया। ये रहा अपना बिहार। तो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें 13 जिले हैं। 8 जिले उत्तर पूर्वी में, यहाँ पर 8 जिले हैं। और 17 जिलों वाला दक्षिणी क्षेत्र, पूरा दक्षिणी क्षेत्र जो है ये 17 जिले हैं इसमें। ओके। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में हुई है? तो पश्चिमी चंपारण में हुई है। पहले कहाँ पर होता था? पहले किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता था गुरु। देखो पहले वर्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता था, अब वर्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। पैटर्न ही बदल गया वर्षा का। देखिए कहाँ पर हो रहा है सबसे ज़्यादा। पहले उत्तर पूर्वी इलाके में होता था, अब उत्तर पश्चिमी इलाकों में होता है। मैंने ऊपर भी उल्टा बताया था क्या? 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये होगा ना, 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये होगा। मैंने उल्टा बता दिया था, सॉरी उसके लिए। और ये 17 जिलों वाला दक्षिणी क्षेत्र हो गया। तो उत्तर पूर्वी में कितने? 8 हो गए, उत्तर पश्चिमी में 13 हो गया, दक्षिण में 17 जिले हो गए। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर हुई है? तो चंपारण में, उसके बाद किशनगंज में हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 तक सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में हुई है। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा अरवल में हुई है। अरवल में 850 मिलीमीटर। बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना 2020 में की गई। बेगूसराय जिले में कांवरताल नम भूमि को 38वें रामसर साइट घोषित किया। नम भूमि वेटलैंड को ये लोग कह रहे हैं, पता नहीं किस भाषा में लिख रहे हैं। वेटलैंड को कह रहे हैं ये लोग नम भूमि। ओके।
बिहार का राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर ज़मीन में फैला है, जहां 5 जंगली पशु प्रजाति शाकाहारी भालू और तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। ओके, महावीर जैन विविधता पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो जमुई में किया गया। महावीर जैन बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन जमुई में किया गया। जमुई में किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 21-22 तक बिहार में कुल 13 वन्यजीव अभयारण्य थे। इनमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, क्षेत्रफल 15.5 वर्ग किलोमीटर है, 1505 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे बड़ा कैमूर है। बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है, क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है इसका। ओके, अगला कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? एक बार इसको नज़र मार लीजिए। देखिए, मशरूम, लीची और मखान इसमें प्रथम है, कद्दू, लौकी, भिंडी में प्रथम है, जूट और मेस्ता में दूसरा है, मक्का में तीसरा, सब्जी फूलगोभी आलू में तीसरा, सूरजमुखी में तीसरा, आम में चौथा, शहद में चौथा, मत्स्य चौथा, धान गेहूं में छठा, फल में छठा और केला में आपका 7वां स्थान है। तो इति समाप्त। अब यहाँ पर समाप्त हो गया आपका इकोनॉमिक सर्वे, पूरा कंप्लीट करवा दिया है मैंने। वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए इसको जहाँ भी संभव हो सके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। 2 बार से 3 बार इसको मिनिमम देखिएगा, 2 से 3 बार, जिससे आपका क्या हो जाए, पूरा इकोनॉमिक सर्वे तैयार हो जाए, पीटी और मेंस दोनों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।